हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज पढ़ेंगे हम लोग 12th का फिजिक्स रोटेशनल डायनामिक्स। 12 फिजिक्स रोटेशनल डायनामिक्स, रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, तो अभी हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, एक आर्बिट्री ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में एक ओरिजिनल उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसी होगा अलोंग द सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और इसके अलोंग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं जो इनिशियली रोटेट कर रहा था आई नोट। ठीक है, इसको बोलते हैं इनिशियल एक्सिस ऑफ रोटेशन। इनिशियल एक्सिस ऑफ रोटेशन। याद क्लियर है? मतलब इसके अलोंग ही रोटेट हो रहा है, ये पेन है तो इस पॉइंट के अलोंग ऐसे रोटेट हो रहा है, लेकिन मुझे इस पॉइंट पे चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसको पैरेलल एक्सिस बोलते हैं। दोनों पैरेलल लाइन है ना, याद क्लियर है? तो मान लो एक पॉइंट है डी, तो डी पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उस पे कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक ड्रॉ करो। ये दोनों के बीच का पॉइंट है, ये इसको ज्वाइन किया डी। ठीक है, ये O है, ये H है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो N। ठीक है, ये आपका C पॉइंट है, ये ज्वाइन कर लो। यहाँ समझा यहाँ तक? अभी देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द ACB, तो नाम पहले लिखना पड़ेगा। यह आपका A C और ये B। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, M O और P। ठीक है, तो पॉइंट्स लिख देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट about axis ACB is IC is equal to। ठीक है, मोमेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ACB। तो इसकी वैल्यू क्या होगा जी, ACB का इज IC लिख दिया हूं, तो इंटीग्रेशन ऑफ DC स्क्वायर इंटू स्मॉल dm। ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है ना। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, DC है ना, समझा? और यहाँ पे इसका मास लिया हूँ स्मॉल dm। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेक्स्ट पॉइंट में सेकंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट about axis MOP। समझा? तो इसके अलोंग अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये आएगा आंसर आपका IO इज इक्वल टू DO। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, पूरा DO ना, तो DO या OD स्क्वायर इंटू स्मॉल मास dm। यहाँ क्लियर है? अभी देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग IO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DO स्क्वायर इंटू dm। तो देखो ध्यान से, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। ये क्या है O, ये क्या है D। ठीक है, ये पॉइंट है आपका N। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस हो गया H। बराबर ना? तो ये तीनों में क्या रिलेशन होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई नोट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओडी की जगह पे क्या लिख सकते जी, ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख दो, तो ये मिलेगा आपको ओ एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर इंटू डी एन। यहाँ क्लियर है। अभी इसको एक्सपेंड करेंगे, किसको, अभी ध्यान से देखना, ये जो ओ एन है ना, ओ एन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ एन को ओ सी प्लस सी एन लिख सकता हूँ, ठीक है। ओ एन इज इक्वल टू क्या है आपका, ओ सी प्लस सी एन, ठीक है। तो इसको मैं स्क्वायर करूंगा तो ओ एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी एन का होल स्क्वायर आएगा। फिर इसको एक्सपेंड करेंगे तो ओ सी स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओ सी इंटू सी एन आएगा इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर। याद क्लियर है। तो यहाँ पे लिख देना पड़ेगा जी, तो ये आई जीरो इज इक्वल टू ओ एन की जगह पे क्या लिखना है अपने को, ओ सी प्लस सी एन, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा ओ सी प्लस सी एन का होल स्क्वायर प्लस डी एन का होल स्क्वायर इंटू डी एन। आई नोट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको एक्सपेंड कर दो, ओ सी स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस 2 ओ सी इंटू सी एन प्लस डी एन स्क्वायर इंटू डी एन। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अभी क्या देखना है, सी एन कहीं दिख रहा है तुम्हें, देखो अभी देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल एक छोटा वाला, ये क्या है डी, ये एन, ये 90 डिग्री क्या है सी, ठीक है। तो देखो सी एन, ये वाला पार्ट सी एन प्लस डी एन दिख रहा है, सी एन प्लस डी एन, ये दोनों को कंबाइन करके मैं क्या लिख सकता हूँ, सी डी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो लिख दो आई नोट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओ सी स्क्वायर प्लस, ये दोनों को कंबाइन करके अंडरलाइन क्या आएगा, सी डी स्क्वायर प्लस 2 ओ सी इंटू सी एन इंटू डी एन। यहाँ तक क्लियर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो अभी वैल्यू डालना जी, तो देखो ये जो OC है ना, उसका वैल्यू दिया हूं ना मैं H, ठीक है। तो OC जहां पे दिख रहा है ना, वहां पे H डाल दो, तो क्या मिलेगा बताइए। नेक्स्ट लाइन पे याद रहेगा, वो बोलना है मुझे, रिपीट करना, नहीं लिखा है तुमने। क्या था, आई नोट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर प्लस 2nc इंटू सी ओ प्लस सी ओ होल स्क्वायर इंटू डी यू, ठीक है। डी एन का वैल्यू क्या है, डी एन और सी एन दिख रहा है, ये दोनों को मिलाकर क्या लिखा था, सी डी स्क्वायर ना, पाइथागोरस थ्योरम से, ये वाला, ये आपका है बी और ये है एन और ये है सी, तो इसका सम प्लस इसका सम मिलाकर क्या है, ये डिस्टेंस ना सी डी। याद क्लियर है। तो ये सी डी का स्क्वायर आ गया प्लस 2nc इंटू NC, और OC कितना है, OC H है ना, तो इसकी जगह पे H डाल दो प्लस H स्क्वायर इंटू डी। समझा गया। यहाँ पे लिखना है तो लिख लेना, OC इज इक्वल टू H।
पिछले डायग्राम में देखना तो देख सकते हो। देखो OC का वैल्यू कितना है, h है ना, समझा। चलो अभी देखो, अभी हो गया तुम्हारा I नोट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DC स्क्वायर, इसको DC भी लिख सकते हो CD भी लिख सकते हो, सेम है। अभी TM से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर दो TM से, तो ये हो जाएगा TM प्लस इंटीग्रेशन 2NC इंटू H इंटू DM प्लस H स्क्वायर इंटू DM इंटीग्रेशन साइन के साथ, ठीक है। तो देखो NC इंटू 2H NC, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको कंसीडर नहीं करना था, ये वाला करना था, तो ये 2 बार H मल्टीप्लाई होगा, इसका क्या होगा वैल्यू 0 होगा, ठीक है, सिर्फ ये दोनों बचेगा रिमेनिंग में। तो I नोट इज इक्वल टू क्या मिला, I नोट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DC स्क्वायर इंटू DM प्लस इंटीग्रेशन H स्क्वायर इंटू DM, ठीक है। तो ये तुम्हारा पैरेलल एक्सिस ऑफ थ्योरम प्रूफ हो गया। अभी देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये था, तो इसके जगह पे IC डाल दो, ठीक है, और इसके जगह पे क्या डाल देंगे जी, ये टोटल मास m हो जाएगा और इंटू H स्क्वायर, तो I नोट इक्वल टू IC प्लस H m स्क्वायर, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ध्यान क्लियर है, ये प्रूफ हो गया। इसका स्टेटमेंट भी मैं लिख देता हूँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, ये स्टेटमेंट याद रखना, एग्जाम में आएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I नोट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I नोट of an object about any axis is sum of its moment of inertia, that is IC about an axis is parallel to given axis and passing through the center center of mass m and product of mass of object and a square of the distance between them and a square of distance between two axes, ठीक है, m h स्क्वायर। ये बड़ा स्टेटमेंट है, लिखो, समझा। चलो लिख लो, आगे ये 3 मार्क के लिए आएगा प्रूफ करने के लिए, नीचे से पॉज करो। नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए ऑब्जेक्ट ले लो अपना आर्बिट्री, तो इसमें तीनों एक्सिस जो होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस लिया और ये वाई एक्सिस लिया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर होता है ना, मान लो इसको मैं एक्स लिया, इसको वाई लिया, ये जेड लिया, तो सब एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो मान लीजिए वो पॉइंट है P पॉइंट पे एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालना है, ठीक है। तो x के लॉन्ग रोटेट करूंगा, तो ये x एक्सिस का रोटेशन हो गया, इसका y एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन हो जाएगा, इसको z के लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके पैरेलल लाइन ये वाला है, तो ये y है,
इसके पैरेलल, ये x का पैरेलल, तो ये y, तो ये भी y है ना, ये x है तो ये x है, बराबर है, यहाँ तक क्लियर है ना। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम से देखो, तो ये वाला जो लाइन है, ये पॉइंट, इसका समेशन प्लस इसका समेशन आएगा ना, ये भी तो 90 है, समझा गया। तो लिख लो, नाम लिख लिया सर, ये है O पॉइंट, ये है N पॉइंट, ये है P पॉइंट, ये है तुम्हारा M पॉइंट, बराबर है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है जी, ये है y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे इसका डिस्टेंस का वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग x एक्सिस लिखूं तो ये क्या होगा, x के अलोंग लूंगा तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हारा y है, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर इंटू dm। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग y क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू dm, बराबर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग z एक्सिस क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू dm। तो इक्वेशन 1 और 2 को देखो, ये दोनों को ऐड करूंगा तो z के बराबर होता है ना, या सेपरेटली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, dm से इस बार इसको एक बार मल्टीप्लाई, एक बार इसको, तो iz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर इंटू dm प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू dm, बराबर है। तो इक्वेशन 1 2 को ऑब्जर्व करो, y स्क्वायर dm को क्या लिख सकता हूँ, ix, और इसको iy, बराबर ना। थर्ड इक्वेशन ले लो, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा बताइए, iz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dm क्या है आपका, ix है ना, मोमेंट ऑफ एक्सिस अलोंग द x एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ y, तो ये तुम्हारा प्रूफ हो गया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट अभी लिख देता हूँ मैं। स्टेटमेंट क्या बोलता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया iz of a laminar object about an axis z perpendicular to its plane is sum of its moment of inertia, about two mutually perpendicular axes x and y in its plane, ठीक है। all three axes being congruent, ठीक है। यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी न्यूमेरिकल करेंगे 1.7। क्या बोलता है, व्हील, अ फ्लाई व्हील इज अ मैकेनिकल डिवाइस स्पेसिफिकली डिजाइन्ड टू efficiently store rotational energy for a particular machine. It is in the form of uniform disc, ठीक है। यूनिफॉर्म डिस्क के फॉर्म में है ये, ठीक है। हैविंग डायमीटर का वैल्यू कितना दिया, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। मास कितना है जी इसका, 20 kg, ठीक है। एबल टू रोटेट अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी व्हेन रोटेटिंग एट, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दिया हुआ है, n कितना दिया, 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। पाई स्क्वायर का वैल्यू कितना यूज करना है, 10, ठीक है ना। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस इट इज
रोटेट अबाउट द टेंजेंट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कैलकुलेट करना है अबाउट द टेंजेंट, ठीक है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द जेड एक्सिस कितना है 1/2 mr², तो ये तो फॉर्मूला होता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या है 1/2 I ω² इज इक्वल टू 1/2, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला इधर डाल दो, क्या है 1/2 mr²। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा होता है 2πn, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4π² n²। यहाँ क्लियर है, तो यहाँ पे डालेंगे किसके जगह पे, ओमेगा के जगह पे, तो ये क्या मिलेगा आपको 4π² n², ठीक है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगा आपको, तो इसको मॉडिफाई कर देंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या है mr², बचा कितना mr² इंटू π² n², यहाँ क्लियर है। तो इसके अंदर वैल्यू डाल दो तो आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मिल जाएगा। एम का वैल्यू कितना है जी, मास दिया है ना 20 kg, तो ये 20, रेडियस का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, रेडियस कितना आएगा 50/2, दैट इज 25 सेंटीमीटर, मीटर में करेंगे तो 25/100 कितना आएगा 0.25 मीटर, बराबर ना। तो इसके अंदर डाल दो 0.25 का स्क्वायर, पाई का वैल्यू दिया है 10 लेना है, यहाँ पे 10 ले लो। एन का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ ना, उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे जी, 20 × 10 लिख दिया 0.25, पर सेकंड में करेंगे तो 1200 डिवाइड बाय 60, ये कैंसिल करो, ये 20, तो ये कितना आएगा 20 रेवोल्यूशन पर सेकंड, तो इधर डाल देना एन का वैल्यू कितना है 20 का स्क्वायर, ये समझा, ठीक है। सॉल्व करो आंसर आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी आपका कितना है 20 इंटू 0.25 इंटू 0.25 डिवाइड बाय 40 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 20, कैंसिल कर लो, ये पॉइंट हटा दिया उसके लिए लिखा नीचे, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, यहाँ तक क्लियर है। क्या बचा 20 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, इससे गया। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है जी 2 इंटू 5 कर लो 50, 2 इंटू 5 कर लो 50 इंटू 2, ये कितना आएगा 2500 इंटू 2, 5000 आएगा जूल, मतलब 5 kg किलो जूल आएगा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक लिख लो, फिर दूसरा वाला पार्ट करता हूँ, पॉज करो, नीचे से कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट उसका any two mutual perpendicular diameter x and y of the flying wheel, तो along the diameter क्या लेना है ix is equal to iy, ठीक है। तो iz का वैल्यू पता है अपने को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr², ठीक है। तो iz is equal to क्या होता है पैरेलल x परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, iz is equal to ix plus iy, ठीक है। यहाँ क्लियर ना, दोनों आपस में इक्वल है, id के बराबर है, तो iz is equal to 2 टाइम्स ऑफ id में लिख सकता हूँ ना, इसको ऐड करके लिख दिया, दोनों इक्वल है इसलिए। यहाँ तक क्लियर है। तो iz का वैल्यू क्या है 1/2 mr²,
तो यहाँ से मैं आई डी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 2 नीचे आ जाएगा तो 1/4 एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन along the diameter is 1/4 एम आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्लियर है। तो इसका डायग्राम बनाना है तो डायग्राम भी बनाता हूँ 3D में ताकि इजीली समझेगा। ठीक है, ये आपका y एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ये आपका along the z एक्सिस, along the x एक्सिस। ठीक है, ये आपका सेंटर है C। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर दो। ठीक है, तो ये भी डायमीटर है जी और ये भी डायमीटर है, मतलब ये वाला पॉइंट। तो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसके अलोंग एक टेंजेंट ड्रॉ करना है अलोंग द सेंटर, तो ये क्या है, पैरेलल टेंजेंट। यहाँ तक क्लियर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया along the parallel क्या आएगा, आई टी पैरेलल इज इक्वल टू आई नोट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। ठीक है, तो आई नोट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आई डी प्लस एम आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी इसमें वैल्यू डाल दो, आई डी का वैल्यू क्या है, इक्वेशन 1 से, यहाँ से 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। एलसीएम कितना है 4, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर, 4 यहाँ पे आएगा तो 4 एम आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आई नोट इज इक्वल टू 5 एम आर स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ तक क्लियर है। तो वैल्यू कैलकुलेट कर लो अभी इसका, 5/4 मास का वैल्यू कितना दिया था 20, रेडियस कितना था 0.25 का होल स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करोगे तो 1.5625 kg मीटर स्क्वायर, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द सेंटर ओ आ गया। ठीक है ना, चलो लिख लो उसको। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, और दूसरा नाम क्या है इसका जी, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम p। ठीक है, p क्या आपका लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, इसको बोलते हैं मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ क्लियर है। r परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ तक क्लियर ना। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, L इक्वल टू आर इंटू पी ऑफ साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है ना। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इसको देखो कैसे डिफाइन करेंगे। अगर v1 इक्वल टू मैं लिखूं r1 इंटू ओमेगा, कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है, ये तुम्हारा जो पॉइंट का वेलोसिटी होता है ना वो अलग अलग होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पॉइंट 1 है, तो ये v1 से मूव करेगा डिस्टेंस r1 है,
ये पॉइंट है, ये v2 से मूव करेगा, डिस्टेंस r2 है, लेकिन ओवरऑल का एंगुलर मोमेंटम ओमेगा है ना, समझा? तो ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए मैं लिख सकता हूँ v2 इक्वल टू r2 इंटू ओमेगा, v3 इज इक्वल टू r3 इंटू ओमेगा, vn इज इक्वल टू rn इंटू ओमेगा। यहाँ तक क्लियर है? तो मोमेंटम क्या लिख सकता हूँ? मोमेंटम क्या होता है? m1 v1। दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा? m2 v2, बराबर है। थर्ड ऑब्जेक्ट का मोमेंट क्या होगा? m3 v3। ठीक है, तो इसको एंगुलर मोमेंटम में अगर मैं पुट करूं वैल्यू, तो ये क्या आएगा जी? L1 इक्वल टू P1 इंटू R1 होता है, तो P1 का वैल्यू क्या आया? M1 V1, ठीक है, इंटू R1। अभी V1 का वैल्यू क्या था? V इक्वल टू R इंटू ओमेगा ना, R1 इंटू ओमेगा, तो ये V1 का वैल्यू यहाँ पर डाल दो, तो L1 इक्वल टू क्या मिलेगा? M1 R1 इंटू ओमेगा इंटू R1, तो L1 इक्वल टू M1 इंटू R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो उसी तरह से हर एक ऑब्जेक्ट का लिख सकता हूँ। L2 इक्वल टू क्या आएगा? M2 इंटू R2 स्क्वायर इंटू ओमेगा, डॉट डॉट डॉट। Ln इक्वल टू क्या आएगा? Mn इंटू Rn का स्क्वायर इंटू ओमेगा, बराबर है? समझा क्या? सो रहा है तू? अभी टोटल एंगुलर मोमेंटम सबको ऐड करेंगे ना। टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या आएगा जी? L टोटल इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस डॉट 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 Ln, बराबर है? समझा कि नहीं समझा? तो अगर मैं वैल्यू डाल दूं तो क्या मिलेगा? L1 का वैल्यू क्या है? M1 R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस डॉट 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 Mn Rn स्क्वायर इंटू ओमेगा, बराबर है? L टोटल इक्वल टू, तो ओमेगा कॉमन ले लो, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Mn Rn स्क्वायर, बराबर है ना? ये तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, I, तो L टोटल इक्वल टू ओमेगा इंटू I आ गया ना, तो L इक्वल टू I इंटू ओमेगा। तो L क्या है आपका? एंगुलर मोमेंटम, बराबर ना? और I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये लिख लो, प्रूफ कर दिया हूं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम लोग आई बोलते हैं। ठीक है ना? टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक आर्बिट्री ऑब्जेक्ट ले लो, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है आपका, ठीक है, इसके अलोंग एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। अल्फा को क्या बोलते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग इसका फोर्स होगा। जैसे मान लो ये पॉइंट 1 पे मास m1 रखा है, हैविंग डिस्टेंस r1, तो इसका फोर्स क्या आएगा? F1 इज इक्वल टू m1 इंटू a, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। ठीक है, तो अगर यहाँ पे n पार्टिकल है हैविंग मास n, तो ये Fn लगेगा फोर्स, ठीक है, Rn डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे है आपका मास 2 हैविंग डिस्टेंस r2, फोर्स कितना लगेगा? F। यहाँ तक क्लियर है? न्यूटन सेकेंड लॉ पता है ना, F इक्वल टू m। तो देखो लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है? a1 इक्वल टू क्या आता है? r1 इंटू अल्फा
A2 इक्वल टू क्या आता है R2 इंटू अल्फा डॉट 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 AN इज इक्वल टू क्या आएगा RN इंटू अल्फा। ये सबको ऐड करूंगा टोटल मिल जाएगा फिर एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्स को देखो, F1 इक्वल टू क्या है M1 इंटू A1, F2 इक्वल टू क्या आएगा M2 इंटू A2 डॉट डॉट Fn इज इक्वल टू क्या आएगा Mn इंटू An। यहाँ तक क्लियर है? तो A1 के जगह पे क्या डाल सकते हैं इक्वेशन से R1 इंटू अल्फा ना, तो इसका मॉडिफिकेशन फॉर्म लिखो M1 इक्वल टू F1 इक्वल टू M1 इंटू A1 का वैल्यू कितना है जी R1 इंटू अल्फा, F2 का वैल्यू कितना है M2 इंटू R2 इंटू अल्फा। समझ में आया क्या? तो ये सबके लिए लिखेंगे ना, तो Fn इज इक्वल टू क्या मिलेगा Mn इंटू Rn इंटू अल्फा। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है R क्रॉस F, बराबर ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। तो अगर मैं टॉर्क 1 लिखूं तो ये क्या आएगा F1 इंटू R1। तो यहाँ से F1 क्या लिखोगे बताओ, यहाँ से याद आएगा M1 R1 इंटू अल्फा इंटू R1, तो M1 R1 स्क्वायर इंटू अल्फा। ठीक है, तो ये सब में आएगा। फिर T2 इज इक्वल टू क्या आएगा M2 इंटू R2 स्क्वायर इंटू अल्फा डॉट डॉट टॉर्क N इक्वल टू क्या आएगा Mn इंटू Rn स्क्वायर इंटू अल्फा, बराबर है ना। सबको ऐड करेंगे तो टोटल टॉर्क इक्वल टू अल्फा कॉमन है, इसमें क्या आएगा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Mn Rn स्क्वायर। तो इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं ना, तो I टोटल इक्वल टू अल्फा इंटू I आ जाएगा। तो टॉर्क इक्वल टू I क्रॉस अल्फा है, टॉर्क इक्वल टू I इंटू अल्फा है। समझा ना, सेम ही है। तो I क्या आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा क्या है एंगुलर एक्सीलरेशन, अल्फा क्या है एंगुलर एक्सीलरेशन, बराबर है। ये क्या है टाउ, टाउ बोले तो टॉर्क। चलो यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ेंगे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल से लिखते हैं ना, बराबर है। तो देखो अपने को क्या फॉर्मूला पता है, एल इक्वल टू आर क्रॉस पी, बराबर है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ आर क्रॉस पी डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, तो देखो u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे मैथ्स में, जैसे होता है y इक्वल टू यू डॉट वी, डिफरेंशिएशन में तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू को बाहर लेते हैं, फिर v को डिफरेंशिएट करते हैं, v को बाहर लेते हैं, u को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका u हो गया, ये v हो गया। तो देखो डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू u बाहर ले लो, u मतलब यहाँ पे r है ना, तो r को बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा r बाहर डी पी बाई डी टी प्लस p बाहर ले लो, फिर डी आर बाई डी टी। ठीक है, u इंटू वी रूल, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। यहाँ क्लियर है? तो u इंटू वी रूल अप्लाई कर दिया। तो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं ना। न्यूटन सेकंड लॉ ने क्या बोला था, फोर्स, फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये न्यूटन सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ, बराबर ना। तो ये r क्रॉस p हो जाएगा, dl बाई dt इज इक्वल टू r क्रॉस f हो जाएगा, बराबर है। अभी देखो p, ये तो कांस्टेंट है ना जी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है ना,
तो ये 0 हो जाएगा, बराबर है, इंटू 0। तो dl बाई dt इक्वल टू r क्रॉस f आया, बराबर है ना। तो ये तुम्हें पता चल जाता है कि टॉर्क जो होता है r क्रॉस f, तो ये कांस्टेंट टर्म आ गया ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क जो है वो कांस्टेंट है dl बाई dt के इक्वल टू r इंटू एफ। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है, ठीक है ना। तो इसको एक स्पेशल केस लिखना है तो लिख सकते हो 10 इफ टॉर्क इक्वल टू 0 dl बाई dt इज इक्वल टू 0 और एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, बराबर है। तो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, हिंस एंगुलर मोमेंटम L is conserved in absence of external unbalanced torque tau, ठीक है। तो दिस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम हो गया जी, ठीक है। ये लिख लो, फिर न्यूमेरिकल करो तुम लोग 1.8 पहुंच गए, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है 1.8। A spherical water balloon is rotating at 60 revolution per minute, ठीक है। तो ये रिवॉल्व कैसे कर रहा है, 60 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो 60 बाई 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है। इन द कोर्स ऑफ टाइम 48.8% ऑफ वाटर लीक आउट, ठीक है ना। ऐसे मूव कर रहा है तो उसमें से पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो वाटर लीक आउट कितना है, वाटर लीक आउट इज इक्वल टू 48.8%। With what frequency will the remaining balloon rotate, ठीक है। तो पानी जब निकल रहा होगा तो क्या करेंगे, बाकी रोटेशन कैसे होगा, तो यूज करेंगे फॉर्मूला m1 बाई m2 इज इक्वल टू v1 बाई v2 इज इक्वल टू r1 बाई r2 का क्यूब। ये कहाँ से है, ये होता है ना फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या होता है फॉर्मूला, हाँ बता रहा हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला होता है ना, इसलिए आर का क्या है जी, क्यूब, समझे। और डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो दे आर इनवर्सली रिलेटेड ना। तो अगर मैं ρ1 लिखूंगा तो ये m1 v1 आएगा। अगर ये डेंसिटी कांस्टेंट है तो दूसरा आएगा m2 बाई v2। तो देखो m1 बाई v2 m2 बाई v1 लिखा हूँ ना, समझा कि नहीं। इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो ये m1 बाई m2 इज इक्वल टू v1 बाई v2। तो v1 v2 क्या है जी, वॉल्यूम है, और m क्या है, मास है। यहाँ तक क्लियर है। तो m1 बाई m2 इज इक्वल टू, फर्स्ट में इनिशियल वॉल्यूम टोटल है ना, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 100 लीटर है, 100% है, तो V2 कितना आएगा 100 माइनस वाटर कितना बाहर निकल जाता है 48.8%। तो ये कितना बचेगा, तो 8 में से 0 में से 8 गया 2, ये 9 में से 8 गया 1, बराबर है ना। और ये बचेगा 9 में से 4 गया 5, 51.2%। तो ये हो जाएगा 100 बाई 100 माइनस 48.8। तो ये कितना आएगा 100 बाई 51.2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है। पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा इसको तो 0.152 हो जाएगा। m1 बाई m2 इज इक्वल टू 1/0.512।
यार क्लियर है? तो फर्स्ट रेवोल्यूशन कितना दिया है, n1 इक्वल टू 16 रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट किया था 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो n2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द स्फीयर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू I इज इक्वल टू क्या है, 2/5 mr²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर होता है, ठीक है। तो I1/I2 इज इक्वल टू m1/m2 इंटू R1/R2 का क्यूब, ठीक है। यार क्लियर है? तो यहाँ से देखो क्या रिलेट कर सकते हैं, m1/m2 के जगह पे R1/R2 का क्यूब लिख सकते हैं ना जी, ठीक है। तो अगर n के फॉर्म में लिखना है तो उसके जगह पे ये डाल दो R1/R2, n के फॉर्म में लिखना है ना, तो ये क्यूब रूट हो जाएगा। देखो यहाँ से मैं डिराइव करके बताता हूँ, ये आपका m1/m2 है इज इक्वल टू R1/R2 का क्यूब है। तो टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, तो ये क्या मिलेगा, m1/m2 इज इक्वल टू 1/3 इक्वल टू R1/R2, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दो इसके जगह पे R1/R2 के जगह पे, तो I1/I2 इज इक्वल टू, तो ये मिलेगा आपका m1/m2 का पावर 1 इंटू m1/m2 का पावर क्या, पावर 1/3 रेज़ टू 3, तो ये 5/3 आएगा, दैट 1/4। हाँ यहाँ पे देखो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये है ना, थोड़ा ध्यान से देखना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, 2/5 mr², बराबर है। तो I1/I2 क्या होगा, 2/5 तो कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों के लिए लिख के भी दिखा दूँ, I1 इक्वल टू 2/5 m1r1² डिवाइडेड बाय I2 इक्वल टू 2/5 m2r2², बराबर है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो I1/I2 इक्वल टू ये स्क्वायर रहेगा ना जी, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर। ये समझा तुमको मिस्टेक कहाँ हुआ था, ये 2 है ना पावर, ठीक है, क्लियरली लिख दूंगा। तो ये है पावर इसका 2, ये 2/3 हो गया। तो अभी ऐड करो, 1 + 2/3 कितना होता है, 3 + 2/3 कितना होता है, 5/3, समझे क्या। तो I1/I2 इज इक्वल टू m1/m2 इज इक्वल टू 5/3 आएगा, ये समझा आपको। तो ये तुम्हारा हो गया जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो। अभी ध्यान से देखो, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इक्वल टू I1 इंटू ω1 इज इक्वल टू I2 इंटू ω2। तो ये हो जाएगा I1 इंटू 2πn1 I2 इज इक्वल टू 2πn2, बराबर है। तो n2 का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, तो इसमें जो कैंसिल करना वो कैंसिल कर लो, 2π कैंसिल है, I1 n1 इक्वल टू I2 इंटू n2, तो n2 इज इक्वल टू n1 इंटू I1 डिवाइडेड बाय I2। यहाँ तक क्लियर है। तो पिछले बार रिलेशन में क्या लाया था, I1 I2 का मास के फॉर्म में क्या रिलेशन आया, I1/I2 इज इक्वल टू m1/m2 रेज़ टू 5/3 ना, ठीक है। तो इसके जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ, मास के फॉर्म में n2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा जी, n1 इंटू m1/m2 रेज़ टू 5/3, ये समझा।
तो N1 1 है, 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड था ना गिवन, और मास का रेशियो क्या है जी 1.25 रेस टू 5/3। ये सॉल्व करना तो आंसर आएगा 3.052 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है, इनटू का वैल्यू। चलो लिख लो फिर 1.90, पॉज करो।